हाय एवरीवन। सो अभी हम आरटीपी मई 2022 जो कि लेटेस्ट आरटीपी है, इसमें इंडेस 115 का एक क्वेश्चन है। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेंगे। एंड क्या पता एग्जाम में आ जाए, मुझे लगा तो फटाफट से डिस्कस करवा देता हूँ ये क्वेश्चन एंड फटाफट हो जाएगा। देखिए, 1 अप्रैल 2001 को एस लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद कॉर्प लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट फॉर ए प्रोमिस कंसिडरेशन रुपीज 20 लाख। जिन्हें 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 20 लाख रुपीज दिया जाएगा और हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट बनाया जाएगा। साथ में 2,50,000 का परफॉर्मेंस बोनस भी है। और इस बोनस के लिए कंडीशन क्या है कि 24 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी 20 लाख तो हम फिक्स कंसिडरेशन मानेंगे, पर 2,50,000 हम वेरिएबल कंसिडरेशन मानेंगे, क्योंकि ये तभी मिलेगा अगर 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करोगे। तो इसे ट्रांजेक्शन प्राइस में हम कब इंक्लूड करते हैं? जब हमें लगता है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी पूरा हायर चांसेस है कि हम 24 मंथ्स के अंदर ये जजमेंट करना पड़ेगा एंटिटी को। अगर एंटिटी को लगता है कि हाँ, वो 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर लेगा, और ये तब ऐसा सिचुएशन में वो रेवेन्यू को दिखाएगा, ट्रांजेक्शन प्राइस में इसे इंक्लूड करेगा। अगर उससे लगता है पॉसिबल नहीं है तो ट्रांजेक्शन प्राइस में इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। At the inception of the contract, S Limited correctly accounts for the promised bundle of goods and services as a single performance obligation। तो ये जो भी है, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन्होंने बता दिया हमें। जो ये इक्विपमेंट बना के देंगे, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना। अगर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अलग अलग मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता तो हमें क्या करना पड़ता? ट्रांजेक्शन प्राइस पहले डिटरमाइन करना होता, फिर उसे एलोकेट करते टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पर यह सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही है। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी एक्सपेक्ट्स द कॉस्ट टू बी ₹11 लाख। तो देखिए, 20 लाख रुपीज इन्हें मिलेगा, कॉस्ट है 11 लाख। इसे हम 2,50,000 को तो कंसिडर तभी करेंगे अगर हमें लगता है हम 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। एंड कंक्लूड्स दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू रिकग्नाइज विल ऑकर। तो ये इन्हें लग रहा है कि रिवर्सल होगा, ये हाईली प्रोबेबल है। और साथ में क्या लिखा हुआ है? कंप्लीशन ऑफ द हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट इज हाईली सक्सेप्टिबल टू फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ द कंपनीज इन्फ्लुएंस, मेनली ड्यू टू डिफिकल्टीज विद द सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स। तो कह रहा है कि यहाँ पर है ना, कंप्लीशन विद इन टाइम होना भी चांसेस कम ही लग रहा है, और ये एंटिटी के हाथ में भी नहीं, आउटसाइड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंपोनेंट्स वगैरह जल्दी से मिलता नहीं है, तो इनके हाथ में नहीं है। 24 मतलब ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा सिचुएशन में ट्रांजेक्शन प्राइस में हम इसे नहीं लेंगे, हम सिर्फ 20 लाख ही ट्रांजेक्शन प्राइस मानेंगे। अब देखिए, साल का अंत आ गया। साल के अंत में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एट 31 मार्च 2002, 1 अप्रैल 2001 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। साल का एंड हो गया, फर्स्ट ईयर एंड। एस लिमिटेड ने 65% परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया, यानी 65% काम खत्म कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर टू डेट। तो ये 65% कैसे निकाला? कॉस्ट जो जितना लगना है और टिल डेट कितना लगा दिया, तो 11 लाख कॉस्ट लगना है इन्होंने बताया, और कॉस्ट के बेसिस में इन्होंने 65% आइडेंटिफाई किया है। तो मतलब इन्होंने खर्चा कितना कर दिया? 31 मार्च 2002 तक इन्होंने खर्चा कितना कर दिया? 65% ऑफ 11 लाख, यानी कितना आएगा? 7,15,000 आएगा। ये आना चाहिए, एक बार देख भी लेता हूँ। हाँ, 11 लाख का 65%, ठीक है। 7,15,000 कॉस्ट इन्होंने इतना इनकर किया है। फिर आगे उसके बाद क्या बोला? एंड कंक्लूड्स दैट द वेरिएबल कंसीडरेशन इज स्टिल कंस्टेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स 115। यानी 31 मार्च 2002 तक भी ये मान रहे कि वेरिएबल कंसीडरेशन अभी भी कंस्टेंट है, और इन्हें नहीं लगता कि टाइम से काम कंप्लीट कर पाएंगे। अभी तक इन्हें नहीं लगता 24 मंथ्स में काम कंप्लीट होगा। तो 31 मार्च 2002 तक 65% काम कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर ये लाइन ही इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये कहना चाहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाइड होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ना कि एट ए पॉइंट इन टाइम। नहीं तो 65% वगैरह थोड़ा ना साल का एंड का देता। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होता है। तो आप बताइए, 31 मार्च को हम रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? कॉस्ट 65% रिकॉग्नाइज करेंगे और ट्रांजेक्शन प्राइस का 65% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। आगे देखते हैं, 31 मार्च 2002 तक
तो 2001-2 का ट्रांजेक्शन प्राइस हम 2,50,000 नहीं लेंगे, मैंने काट दिया है, हम नहीं लेंगे ये, है ना। 20 लाख ही हम सिर्फ लेंगे, और वही मैंने कहानी लिख दिया क्यों नहीं लेंगे जो लिखा हुआ है। अब 31 मार्च 2002 को 65% परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुआ है, तो कॉस्ट इनकर्ड कितना, इसी के बेसिस में तो हमने 65% माना है, कॉस्ट बेसिस में तो लिया हमने, है ना, यानी जो इनपुट बेसिस हो गया हमारा। तो 11 लाख का 65% कितना, 7,15,000 हम एक्सपेंसेस दिखाएंगे। तो रेवेन्यू भी हम क्या करेंगे, जितना ट्रांजेक्शन प्राइस है उसका 65% रेवेन्यू दिखा देंगे, यानी 20 लाख का 65% कितना दिखा देंगे, 13 लाख रुपीज दिखा देंगे। तो अल्टीमेटली यानी फर्स्ट ईयर एंड में खर्चा इतना दिखाया जाएगा, रेवेन्यू इतना दिखाया जाएगा, तो अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 5,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। आई होप ये क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है। 115 आपका पढ़ा हुआ होगा, रिवीजन वीडियो यूट्यूब में अपलोडेड है, तो आई होप आपका पढ़ा हुआ होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन क्वेश्चन रिवीजन भी हमने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर भी लिंक डालने की, या फिर एक हमारा पीडीएफ है उसके अंदर सभी का लिंक दिया, वो पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर नेक्स्ट 2002-3 की बात करेंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर ऑन 4 जून 2002, यानी 31 मार्च 2002 के बाद की बात कर रहे हैं, 2002-3 की बात कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाई, यानी मॉडिफिकेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन, with the result that fixed consideration and cost increased by 1,50,000 and 80,000 respectively। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हुआ है, और जो फिक्स कंसिडरेशन था 20 लाख, ये आपका इंक्रीज हो गया बाय 1,50,000, और जो कॉस्ट था 11 लाख, ये इंक्रीज हुआ है बाय 80,000 मॉडिफिकेशन करके, है ना। और साथ में क्या लिखा हुआ है, द टाइम अलाउेबल फॉर अचीविंग द बोनस इज एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स, और जो 24 मंथ्स का टाइम दिया था ना, अब उसे 30 मंथ्स कर दिया इन्होंने। यानी यहां पर कॉर्प लिमिटेड ने कहा कि अब आप 30 मंथ्स के अंदर भी बनाओगे तो आपको 2,50,000 मिल जाएगा, यानी टाइम का एक्स्ट्रा दे दिया मैं। अब एस लिमिटेड कंक्लूड कर रहा है कि हाईली प्रोबेबल है कि आपका बोनस अचीव हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट जो है रिमेन्स ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऐसे भी पता ही चल रहा है सिंगल एक ही, यानी यहाँ पर डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। यानी सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो है ही यहाँ पर, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, है ना। और ना ही कोई यहाँ पर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हमें नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप देखिए ना, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट का हमने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज है, वैसा कुछ नहीं कि अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही है। और सबसे पहली बात यहाँ पर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, आपको मैं ले चलता हूँ आईसीए का मॉड्यूल में, पर 2 मिनट लगेगा। हमने कहा था मॉडिफिकेशन में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, नॉट ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब ऐड करते नया गुड्स एंड सर्विसेज और स्टैंड अलोन प्राइस भी उतना बढ़ता है, तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का अलग से अकाउंटिंग होता है। पर ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एडिशन नहीं हो रहा, ये है नॉट ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर नॉट ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसा सिचुएशन में हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या पहले का जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ और आने वाले टाइम में जो देंगे, क्या दोनों को सेपरेटली डिस्टिंक्ट कर सकते, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए, आर द रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, यानी पहले वाले से अभी का डिस्टिंक्ट है क्या, नहीं, पहले 65% काम कंप्लीट किया था ना, अभी फर्दर हमें काम कंप्लीट करना है, तो डिस्टिंक्ट नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा 65% काम कंप्लीट हुआ है, वो तो हम अमाउंट उतना हमने खर्चा किया जितना खर्चा होना चाहिए, उसके बेसिस में हमने डिटरमाइन किया कितना % काम कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर डिस्टिंक्ट नहीं होते, है ना, तो हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस करते हैं। अगर डिस्टिंक्ट होता तब तो हम रिमेनिंग ट्रांजेक्शन का एक्स्ट्रा से कर देते हैं। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है और ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन as if it were a part of the existing contract, that is adjustment to the revenue is made on a cumulative catch-up basis। यानी क्यूमुलेटिव बेसिस में हम करते हैं, कैचअप बेसिस में करेंगे। और इसको, इसकी क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मैंने दी है, जो मैंने रिवीजन कराया था, कोई इलस्ट्रेशन 7
8 हमने किया था, है ना, जहां पर डिस्टिंक्ट था, पर 9 में नहीं था, नो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। और हमने यहां पर क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस ही किया था। तो अब चाहो तो इस इलस्ट्रेशन 9 का रेफरेंस ले सकते हो, जो हमने कैचअप बेसिस में एडजस्टमेंट करके एडजस्टमेंट किया था, वही काम हम यहां पर करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए ये मॉडिफिकेशन कब हुआ, 4 जून 2002 को। आगे 31 मार्च 2002 के बाद का खर्चा कुछ हुआ हमें बताया नहीं है, तो उसी खर्चे में हमें क्या एडजस्टमेंट करना हम ये देखेंगे। देखिए अब ट्रांजेक्शन प्राइस 1,50,000 से बढ़ा, है ना, क्योंकि फिक्स कंसिडरेशन बढ़ा दिया था ना, 1,50,000 से फिक्स कंसिडरेशन बढ़ा दिया गया था। तो रिवाइज ट्रांजेक्शन प्राइस 21,50,000 होगा, और साथ ही साथ आपका 2,50,000 भी ऐड हो जाएगा। क्यों 2,50,000 ऐड होगा, क्योंकि अब ये कंक्लूड कर रहे हैं कि बोनस अचीव हो जाए, इट इज हाईली प्रोबेबल डेट द बोनस विल बी अचीव। तो वेरिएबल कंसिडरेशन भी ट्रांजेक्शन प्राइस का हिस्सा हो जाएगा। तो 24 लाख टोटल अब ट्रांजेक्शन प्राइस हो गया नया वाला, एक तो 1,50,000, दूसरा 2,50,000। एग्रीड। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट पहले 11 लाख था, अब 11,80,000 है, क्योंकि 80,000 से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा मॉडिफिकेशन के बाद। तो अब हमें परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, पहले तो हमने निकाला था 65% कंप्लीट हुआ, अब हम वापस से रीचेक करेंगे। देखिए खर्चा हमने लास्ट ईयर तक कितना किया था, 7,15,000, और उसी के बेसिस में 65% बोला गया था, 7,50,000 खर्चा हुआ था। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, 65% परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, मतलब 7,15,000 खर्चा हुआ था। तो मानते चलो ठीक है 7,15,000 खर्चा हुआ था, हमने उस टाइम में 11 लाख टोटल खर्चा पकड़ा था, जिसके बेसिस में 65% निकाला था। पर अब तो 11,80,000 है हमारा, और ये तो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस होगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिव के हिसाब से करेंगे, ओवरऑल लेके क्यूमुलेटिव करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे इतना खर्चा हुआ है और टोटल इतना खर्चा होगा। तो अब हमारा रिवाइज परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन 65% नहीं है, 60.6% है अप्रोक्स। तो रेवेन्यू भी 60.6% दिखेगा। तो रेवेन्यू हम कितना दिखाना चाहिए हमें, 60.6% ऑफ 24 लाख। 24 लाख अब आपका नया ट्रांजेक्शन प्राइस है, तो इतना का रेवेन्यू दिखना चाहिए। हमने कितना दिखाया, हमने लास्ट ईयर तक कितना दिखाया था रेवेन्यू, ये रहा 13 लाख दिखाया था। तो अभी और रिमेनिंग डिफरेंस जो है वो रेवेन्यू हम एक्स्ट्रा भी दिखा देंगे। तो एडिशनल रेवेन्यू दिखा दिया जाएगा एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, है ना, यानी 4 जून को जो हुआ था। अब ईयर एंड में और काम कंप्लीट होगा तो ईयर एंड में हम और जो दिखाएंगे दिखाएंगे। अब हमारे ये एडिशनली आ जाए, क्योंकि क्यूमुलेटिव बेसिस में हम कर रहे हैं, है ना, तो हमें इतना और खर्चा दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम 4 जून को यानी करंट ईयर में हम इतना रेवेन्यू दिखा देंगे, खर्चा नहीं रेवेन्यू दिखा देंगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट ईयर में 20 लाख ट्रांजेक्शन प्राइस था, कॉस्ट इनकर 7,15,000 हुआ था, है ना, 65% के हिसाब से। रेवेन्यू 13 लाख 65% के हिसाब से निकाला हमने, और ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ। नेक्स्ट ईयर आपका ट्रांजेक्शन प्राइस 1,50,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ। दूसरा 2,50,000 वेरिएबल कंसिडरेशन भी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस होगा, तो 24 लाख हो गया। टोटल कॉस्ट अब हमारा 11 लाख से 11,80,000 हो गया, जिसके चलते परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन चेंज हो गया। तो अब रेवेन्यू भी हमारे इतना दिखेगा, जबकि इतना ऑलरेडी दिखाया हुआ पिछले साल, तो रिमेनिंग इतना हम अभी दिखा देंगे। बस खत्म ये क्वेश्चन।